चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज हम आपके समक्ष क्यों हैं? मैं कोई खास उसमें एडिशन करने में समर्थ नहीं हूँ, अपनी बात 5-7 मिनट में रखूंगा। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हम मेरे दृष्टिकोण से हम आपके आगे क्यों हैं, या आज भारत में जो ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है उसमें आकर हम अपनी बात बाहर क्यों पहुंचाना चाहते हैं। 2 कारण से। टीचर्स डे पर सितंबर में फेकुटा ने एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम लोग नीचे बैठ के यहाँ पर संबोधित हुए थे, और तब हमने सीयूईटी की बात की। और मुझे आज ये कहने में एक अजीब किस्म की खुशी महसूस ये हो रही है कि जो हमने सीयूईटी के बारे में कहा था वो प्रूव हो गया है। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ प्रेस क्लब में आके अपनी बात आपके समक्ष रख रहे हैं तो कोई हमें शौक नहीं है कि जो कुछ हो रहा है हम उसका क्रिटिक करके यहाँ पर अपनी बात रखें। हमारी वास्तविक बेचैनी है जो हमने उस दिन भी रखी थी और जो आज सही सबके सामने, देश के सामने साबित हो गई है कि वो बेचैनी का आधार सही था, और वही नतीजा आज हमारे सामने जो कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है उसने क्या नतीजा पैदा किया। जितनी बातें कही गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यहाँ पर रिकॉर्ड में होंगी, वो सब बातें यहाँ हमारे आगे रोज अखबारों में हमारे सामने आ रही। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत चर्चा प्रेस क्लब में और प्रेस क्लब के बाहर शिक्षा नीति को लेकर हुई है, और अभी भी साथियों ने शिक्षा नीति के बारे में और उसका जो दृष्टिकोण है और जो जहां ले जा रहा है उसके बारे में आपको रखी बात। मुझे लगता है कि 2 बातें उसके बारे में अंडरलाइन करनी जरूरी है। एक कि जो भी शिक्षा नीति में कहा गया, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, उसको किस तरीके से अचीव किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 रास्ते हैं। एक कि चीजों को टुकड़ों में किया जाए, इन पार्ट्स। सेकेंड, उनको बैकडोर से किया जाए। और ये कांस्टेंट एक्सपीरियंस है हमारा कि जो कोई भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन, डिटेल्ड रेगुलेशंस, डिटेल्ड रूल्स जो एजुकेशन पॉलिसी से फॉलो करते हैं, सरकार उसका कुछ भी कागज नहीं निकालती। सब कुछ या बैकडोर से होता है या टुकड़ों में किया जाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जो शिक्षा नीति है उसने कहा कि यूनिवर्सिटीज में सीईओ मॉडल होगा, यानी बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल, यूनिवर्सिटी सेनेट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सब डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन कोई नोटिफिकेशन ये नहीं आया कि चाहे मेरे विश्वविद्यालय जेएनयू में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनको हटा दिया गया। वो सारी की सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस आज भी कायम है। इसके बावजूद उनको डिफंक्ट करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये जितने फैसले साथियों ने यहां जिक्र किए वो कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी से ड्यूली अप्रूव नहीं थे। उनको पहले एक कोई कमेटी बनाई जाती है, उसके माध्यम से बैकडोर से वो डिसीजन लाया जाता है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो उसको रेटिफिकेशन के माध्यम से, जहां पर कोई चर्चा नहीं होती है, किसी बॉडी में, एकेडमिक काउंसिल में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास कर दिया जाता है। यही जो एंट्रेंस एग्जाम की बात की प्रोफेसर लोहियार ने, वो भी जेएनयू में इसी माध्यम से अप्रूव हुआ है। और अब जब जेएनयू ये विचार कर रहा है कि जो नतीजे निकले हैं एंट्रेंस एग्जाम के वो बहुत ठीक नहीं है और हमें दोबारा से सोचना चाहिए, वो भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज में उस तरह से चर्चा नहीं हो रही है। उसका भी और कोई स्वरूप के माध्यम से उसमें वो परिवर्तन के लिए जो विचार किया जा रहा है उसका प्रोसेस इनिशिएट किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स की भागीदारी नहीं है, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भागीदारी नहीं है। कभी फैसला हक में हो सकता है, कभी खिलाफ हो सकता है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है उनका सिस्टमैटिक उनको पीछे किया जाए। अब सवाल यह बनता है कि ये जो 2 चीजें की जा रही हैं, ये इसके पीछे कारण क्या है? और मुझे लगता है कि 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कॉमन ग्राउंड्स में आपको नजर आएंगे। एक कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, मौसमी ने बात की एनरोलमेंट की, कि जो पब्लिक एजुकेशन है वो पब्लिक एजुकेशन विल नॉट बी द फल्क्रम ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन दिस कंट्री। व्हाई? Because education is like any other product, like any other commodity, like any other sector that this country has. यानी शिक्षा और सेहत के बारे में अलग से किसी तरीके से सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे ही व्यापार की, मुनाफे की, लेन देन की वस्तु है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्लाई करता है वो एजुकेशन में अप्लाई करता है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अप्लाई करता है वो ये एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई करता है। ये एक पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि जो शिक्षा में और हायर एजुकेशन में मैं फोकस कर रहा हूं, जो परिवर्तन आए थे
जिसकी बात प्रोफेसर लोबियाल ने की, मौसमी ने भी उसके ऊपर हिट किया है कि जिसके अंदर की एनरोलमेंट में जो ओबीसी के छात्र हैं, जो दलित छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े इलाकों से लोग आते हैं, उनकी शमूलियत थोड़ी बढ़ी थी कुछ सालों में। वो जो एक संभावना थी कि शिक्षा के माध्यम से, जिसको हम एम्पावर कहते हैं, या अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, वो जो संभावना है, उस संभावना को शिक्षा के माध्यम से खत्म करना है। क्योंकि आप आज स्पष्ट है कि जिस किस्म का लेबर मार्केट, जिस किस्म की बात हो रही है लेबर को लेके, उसमें शिक्षा का कोई रोल नहीं है। बिकॉज आज जो मेन फोकस है लेबर मार्केट का, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। यानी कुल मिलाकर आपको ऐसे लोग पैदा करने हैं जो अपना व्यवसाय कर सके। तो शिक्षा का वो जो मकसद था कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम होगी जिससे देश का विकास होगा, शिक्षा एक ऐसी होगी जो बेहतर सिटीजन्स पैदा करेगी, शिक्षा एक ऐसा काम करेगी जिससे लोग क्रिटिकल अवेयरनेस पैदा करें, वो जो सारी संभावनाएं थी, जो ड्रीम्स थी शिक्षा की, वो सारी ध्वस्त कर दी। तो ये जो सारा इंस्टीट्यूशनल चेंज यहाँ डिस्कस हुआ है, मेरे दृष्टिकोण से देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, and as it is being implemented, it is not only an individual failure, it is not a failure of implementation of a particular provisions of admission and so on and so forth. It's a well thought out scheme in which there is a disillusionment with public education, and public education and education overall gets privatized, and the meaning of education changes with whatever the ideas are. जो स्किल की बात की जा रही है, कोई स्किल की एजुकेशन नहीं हो रही है, ये एक अलग चर्चा का विषय है, पर वो सारा परिवर्तन करके जो मैं जो कह रहा था कि जो शिक्षा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने शिक्षा का संबंध जोड़ा था हमारे देश के लिए कि शिक्षा यहाँ पर लोकेटेड थी, उसको परिवर्तन करने का विचार कर रहा है। जब ये परिवर्तन किया जा रहा है तो उसमें जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन उसका एक मेजर मेथड है, मेजर इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो डीइंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, इंप्लिसिट है इसमें एक लेवल पे सेंट्रलाइजेशन, यानी सारे फैसले कोई एक व्यक्ति करेगा, जैसा मैंने कहा सीईओ मॉडल। इसमें एक और इंप्लिसिट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कोई चीज की जवाबदेही नहीं होगी। इनफैक्ट जो सवाल पूछेगा उसको सजा मिलेगी, उसको कोई ना कोई कीमत देनी पड़ेगी सवाल पूछने के, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का मतलब है आप अपने डिसीजन को स्क्रूटनाइज कराना चाहते हैं। जो बात आज यहां पर आपके सामने रखी गई, उस पर कोई स्क्रूटनी की संभावना नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी छोड़िए, एडमिशंस के ऊपर क्या कोई आंकड़े दिए जा रहे हैं कि इनने क्या, ये आंकड़ों से क्या निकला, जो हुआ, जो हमने फैसला किया, उसने क्या अचीव किया, किसके लिए बेहतरी की, और पहले जो हो रहा था वो उससे कैसे बेहतर है, कोई आंकड़े नहीं दिए जाते, सिर्फ मंशा जाहिर की जाती है। It is the intent which is the focus of policy. The policy cannot be scrutinized through any evidence. This is universally true the way policy making is being done, including in the field of education. मुझे फाइनेंसिंग के बारे में कहा गया 2-3 मिनट फाइनेंसिंग को लेकर। इस फ्रेमवर्क में जहां शिक्षा यहां रखी गई है और शिक्षा का ये परिवर्तन, मतलब का मायने का परिवर्तन किया जा रहा है, 3 चैनल्स हैं जो आज हमारे, मैं हायर एजुकेशन पे फोकस करूंगा, बट दैट्स ट्रू फॉर ओवरऑल एजुकेशन। 3 मेन कहा जा सकता है कि पब्लिक फंडिंग के लिए एजुकेशन के 3 रास्ते हमारे सामने हैं। एक है ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, जिसकी बात कर रही थी मौसमी की, जो बजट आएगा उसके अंदर बजट में एलोकेशन होगा, इतने हजार करोड़, यहाँ 4% बढ़ा, 6% बढ़ा। वो जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है, या जो शिक्षा में ये फेडरल शिक्षा एक फेडरल सब्जेक्ट है, यानी स्टेट और सेंट्रल, कुल मिलाकर आज जो भी हमने चाहे इस एजुकेशन पॉलिसी में, या पहले कहा था, आज भी टोटल एजुकेशन पे जो खर्चा है जीडीपी का, वो 2.7 to 2.9 की रेंज में 3% से कम में होवर कराता है। हमारी इच्छा है 6% की, बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है, तो हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन विश्व गुरु के बराबर शिक्षा पे पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, और जगह से लगाना चाहते हैं। तो वो जो 2.5 to 3% के अंदर ही आज भी बजट में एलोकेशन चल रहे हैं। जो पैंडेमिक ईयर्स थे उसमें बहुत ज्यादा फॉल थी, उसके बाद थोड़ी इंक्रीज हुई है, लेकिन इट इज नॉट द अमाउंट विच इज द फोकस। और उसमें एक अमाउंट के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं आप लोग, क्योंकि जब शिक्षा के बारे में जब बजट एलोकेशन आता है तो कोई कहता है टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, कोई कहता है एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ जीडीपी कितना बढ़ा, कोई कहता है कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज अ पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा। तो आपको इंडिकेटर अपनी कन्वीनियंस से आप उठा सकते हैं कि तीनों में से कौन सा है। और आपको एक मोटी बात कहना चाहता हूं, इसके ऊपर सिस्टमैटिक काम हुआ है कि अगर शिक्षा में किसी किस्म की जेन्युइन वृद्धि करनी है तो ये तीनों चीजें बढ़नी चाहिए।
और आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि ये तीनों चीजें बढ़ी हैं। कभी एक इंडिकेटर से कुछ बात कही जाएगी, कभी दूसरे से कही जाएगी, कभी तीसरे से कही जाएगी, क्योंकि सामूहिक तौर पर जो बात की जा रही है कि हम हर साल इतना बढ़ाएंगे जिससे कि फलाने साल तक 10% हो जाए, वो टारगेट अचीव होना नहीं दिख रहा है, जो इस तरह का प्रोसेस है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इंटेंशन है फाइनेंसिंग की, वो दो चीजों पे आना चाहता हूं। आप सबको पता है कि एक सेस है, यानी हम जो इनकम है उसके ऊपर एक प्रतिशत देते हैं एजुकेशन और हेल्थ के लिए। जो सेस एक वो चीज है जिसमें कि वो टेक्निकली स्पीकिंग वो गल्ले में नहीं जाता है, वो एक जगह नहीं जाता है, बल्कि एक किनारे पे रखा जाता है कि जिस मकसद के लिए पैसा गया है वो उस मकसद के लिए पैसा इस्तेमाल हो। अब आपके आगे मैं सीएजी के दो स्टेटमेंट्स कोट करना चाहता हूं, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, ये मेरी दृष्टिकोण नहीं है, भारत सरकार की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसने इस सेस का 2017-18 से लेके 2021-22 तक का सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन किया है कि क्या हुआ है इस सेस को। आप अचंभित रहेंगे कि इस सेस का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। पहले कंक्लूजन बता देता हूं। कंक्लूजन ये है कि जो ये अलग पैसा रखा गया था एक रिजर्व फंड में, अगर इसको रिजर्व फंड की तरह देखा जाए, वो एक्चुअली जो ग्रॉस बजटरी जो कुल सरकार का जहां पैसा रखा जाता है वो वापस उसी में चला गया है। यानी वो पैसा जो रिजर्व फंड में रखा गया है उसका मुख्य कारण यह है कि जैसा कि सीएजी कहता है कि नियम ही नहीं बन पाए कि रिजर्व फंड का इस्तेमाल कैसे होगा। जब नियम ही नहीं बने तो फंड कैसे इस्तेमाल होगा। तो इसलिए उसके दो कंपोनेंट हैं फंड के एजुकेशन में, एक प्राइमरी के लिए और एक सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए। तो जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए रिजर्व फंड था उसके नियम ही नहीं बन पाए। जब नियम ही नहीं बन पाए तो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, पैसा इस्तेमाल नहीं हो तो पैसा तो सड़ेगा नहीं, तो वो वापस गवर्नमेंट के पूल में चला गया जिससे कि वो बाकी चीजों पे इस्तेमाल हो सके। ये सीएजी अपनी दो रिपोर्ट्स में कहती है। लेटेस्ट रिपोर्ट 21-22 की है, इट इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, यू शुड ऑल लुक एट इट। सो सीएजी के दो सेंटेंस हैं। एक कहता है द सीएजी फाउंड नो प्रिंसिपल्स had been applied for the sharing of collection of health and education cess। यानी वो जो डिवीजन होना है कि प्राइमरी में कितना होना है, सेकेंडरी में कितना होना है, टेरिशरी में कितना होना है, हेल्थ पे कितना हो जाए, वो स्कीम्स लिस्टेड है। सेस कहां इस्तेमाल होगा वो लिस्टेड है। उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका कोई प्रिंसिपल नहीं पाया सीएजी ने। इसका मतलब क्या है? आर्बिट्रेरी है, उसकी कोई उस पे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, और क्योंकि आर्बिट्रेरी है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। तो उसकी ब्यूटी ये है कि जिसकी, जो मैं पहले कह रहा था, जवाबदेही नहीं है कि ये पैसा कहां गया और किस में लगा। तो आप स्कीम इवैल्यूएशन कर लीजिए। सेकंड स्टेटमेंट वो मेक करता है सीएजी फाउंड नो ट्रांसफर वाज मेड सिंस द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर द फंड हैड नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। सीएजी टिप्पणी कर रहा है सरकार के बारे में कि नियम ही नहीं बने। तो जो एक रिजर्व फंड है जो जिसको ये MUSK कहते हैं, माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष, मस्क, उस मस्क में खर्चा ही नहीं हुआ। सेस में जो पैसा रखा था उसके लिए वो इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो एक तरफ तो आप जीडीपी के प्रोपोर्शन में जो विश्व स्तर पर या जो अपनी इच्छा है उससे काम कर रहे हैं, जो एडिशनल रिसोर्सेज आपने रखे थे उसको भी आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और उसका आंसर है थर्ड सोर्स में। सरकार ने प्रोविजन किया 2017 में कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, खासतौर से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो सरकार के ग्रांट के माध्यम से नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक चीज बनी जिसको कहा गया हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग अथॉरिटी। जो हेफा है वो कैनारा बैंक के संग 91.9% के रेशियो में एक एंटिटी बनी। आपको पता है कि आजकल एक चीज बनी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनते हैं, यानी कि आप एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप में, जिसमें क्लियर है कि कौन सबसर्विएंट है कौन डोमिनेंट है। क्योंकि अगर आप शेयर ही देख ले तो 91% और 9%, तो कौन 91% इज कैनारा बैंक, 9%। सो एनीवे, ये एक हेफा बॉडी बनी। इसने कहा कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब से लोन देंगे, नॉट अ ग्रांट। डेटा इज अवेलेबल कि 2017 के 18 के बाद कहां ये लोन कितना दिया गया। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जहां ये लोन दिया गया उसने क्या नतीजा पैदा किया गया, इस पे तमाम डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये सब मेरी कोई मेंटल क्रिएशन नहीं है। IIT बॉम्बे ले लें, IIT दिल्ली ले लें, और संस्थाएं ले लें, ये जो लोन दिया जाता है, एक्चुअली आप खोलिए हेफा की वेबसाइट, इंटरेस्टिंग है।
तो एक्चुअली वो आपको कहता है ऑनलाइन अप्लाई कर दो। I mean, actually, if I was an officer of the university, I could start applying for HEFA loan in JNU, literally. पर बाद में पता लगता है जब 2 स्टेप आप कर लेते हैं कि वो ऐसा नहीं है। There is a process involved in it। और उस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा कमिटमेंट है वो ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी या संस्था वो लोन लेगी, उसकी जहां भी रेवेन्यू फ्लो आता है उसका एक बड़ा कंपोनेंट वो हेफा की लेंस में आ जाएगा। यानी वो जो अकाउंट है जिसमें पैसा आता है, मान लीजिए फीस, तो अगर फीस एक अकाउंट नंबर एक्स में आती है और वो लोन ले लिया गया है, तो उस एक्स अकाउंट की फर्स्ट एक्सेस हेफा को होगी, सेकंड एक्सेस यूनिवर्सिटी को होगी। यानी उसके अंदर जब पैसा आएगा तो लोन की वापसी वहां से डायरेक्ट शुरू हो जाएगी। नेचुरली अगर आपने लोन लिया है तो लोन की वापसी के लिए आपको बाकी व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी एजुकेशन इज अ सर्विस सेक्टर, 6 to 7% है जो इंटरनल रेवेन्यू से जनरेट होते हैं रिसोर्सेज। तो या तो आप, अच्छा सॉरी, एक और बात हेफा के बारे में कहना छूट गई कि जो ये हेफा पैसा कहां से जमा करेगी? मार्केट से पैसा लेगी। हेफा के पास तो सरकार ने तो बहुत छोटा पैसा दिया, उसको 2000 करोड़ दिए थे पहले, बहुत कम पैसा दिया। मार्केट से पैसा जनरेट करेगी। अब मार्केट में भी पैसा नहीं उठ रहा तो क्या करें? तो आपको पता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, उसके तहत सीएसआर के तहत फॉर्म्स उस पे पैसा लगा सकती है। व्हाट डज इट मीन? कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग है पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, उसमें प्राइवेट बड़ी कंपनीज की सीधी दखल अंदाजी तय हो गई। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं दूंगा या नहीं दूंगा, ये मेरे इंटरेस्ट पर है। सीएसआर का पैसा कोई समाज सेवा के लिए संपूर्ण नहीं है। सीएसआर जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी पूर्ति के लिए सीएसआर के फंड्स आप यूज कर रहे हैं, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है उसके तहत सीएसआर फंड यूज होंगे। सो प्राइवेट बिग कॉर्पोरेशंस नाउ हैव डायरेक्ट एक्सेस टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज via their CSR contribution to the HEFA loan, which will be the source of loan for public universities. So this is how the funding has been arranged. Not much amount has come. So wherever HEFA loan has been taken, there has been pressure to increase the fees. Because जैसा मैंने आपको कहा, यूनिवर्सिटीज या कोई भी IITs वो पैसा कहां से वापस करें? उन्हें पैसा कमाना है, तो CSR के फंड लें, या हमारी यूनिवर्सिटी में आजकल बहुत फैशनेबल है एलुमनाई के पास जाएं। अब एलुमनाई जेएनयू में हमारे पास एक डेप्रिवेशन पॉइंट्स का फ्रेमवर्क था, जिसके तहत हम कहते थे कि जितने पिछड़े इलाके से आए हैं, मोटे तौर पे बता रहा हूं, जितने पिछड़े परिवार से आए हैं, आप हमारे पास आइए और ये यूनिवर्सिटी आपको शिक्षा देगी। और उसके बाद जो जेएनयू ने विद्यार्थी बनाए वो आपके सामने हैं, वो जिस बैकग्राउंड से आते थे और उन्होंने क्या अचीव किया। वो जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स के माध्यम से हमारे साथ जो आम विद्यार्थी आता था, वो एलुमनाई उस जगह, तो वो कॉर्पोरेट, वो सोशल कैपिटल उसका जो है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है, वो धन लेके नहीं यूनिवर्सिटी में आ रहा था। तो एलुमनाई से अब आप पैसे जब जनरेट कर रहे हैं तो किसके ऊपर पास जाएंगे आप? ये जो आम विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ के गया है वो आपका रिसोर्स नहीं हो सकता। जो सिलेक्ट फैमिली से या बहुत बड़ी पूंजीपति परिवार से जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप उनको रीच आउट करेंगे। हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें, वो आपकी यूनिवर्सिटी को धन देंगे जिसके माध्यम से आपकी यूनिवर्सिटी चलेगी। तो एलुमनाई से पैसे की बात हो रही है। या फिर क्या नेक्स्ट क्या होगा कि भाई लैब्स को फंड करें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस, केमिकल कंपनीज और तमाम कंपनीज जो तमाम आर्मामेंट इंडस्ट्री की फील्ड में है। यानी आप सोच सकते हैं कि जहां पर मेजर तौर पर पैसा है वो यूनिवर्सिटीज में लैब्स की फंडिंग करें, क्योंकि उसी माध्यम से आपके पास पैसे आ सकते हैं। तो यानी ये कारण है कि जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है उसका बल्क पैसा वो 60-40 में डिवाइडेड है। 60% प्राइमरी में जाता है और 40% सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में जाता है। उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा सैलरीज में जाता है। वो बहुत कम पैसा है जो एक्चुअली जो स्मॉल कंपोनेंट है जो मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप में और विद्यार्थियों के पास जाता है, और वो हमेशा पैसा अटका रहता है और वो पैसा हमेशा कम होता रहता है। लेकिन कुल मिलाकर जो भी वो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है वो ऑन एन एवरेज पिछले 10 साल में 4% से इंक्रीज की है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से भी कम है। तो वो कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। सेस की हालत मैंने आपको बता दी। तो भविष्य किसमें है? हेफा लोन में। और हेफा लोन क्या है? जो मैंने पहले कहा कि शिक्षा का मुख्य मकसद है, शिक्षा की गोल का प्राइवेटाइजेशन। So you achieve privatization by making the existing financing framework defunct. You achieve privatization by making public universities defunct, or at least no longer a platform through which you can fulfill your aspirations as citizens of this country to fulfill the dreams of your families.
Therefore, where do you go? You go to private education, जो आपके सामने रखा गया है. And what do private education do? They expect you to pay a high fees. How do you pay the high fees? Naturally, the classes which have money will pay the high fees. What does that mean? कि जिनको access to education हमने थोड़ी सी provide करने की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज में पिछले 10-15 साल में की थी, वो अब हायर एजुकेशन का हिस्सा ना बने, एजुकेशन के माध्यम से अपना भविष्य ना देखें और किसी किस्म से पकौड़े वगैरह बेचने की व्यवस्था करें, जिसके माध्यम से कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से वो अपने परिवारों की देखभाल कर सके. और तो एक जुड़ा हुआ मेरे हिसाब से एक म्यूजिकल एक वेल थॉट आउट सिंक्रोनाइज्ड प्रोग्राम है शिक्षा को, पब्लिक एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को, उसकी फाइनेंसिंग को सबको जोड़कर एक नतीजे पे पहुंचाने के लिए. थैंक यू.